मान लो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास ये एक रिंग है, इसी के सामने एक और रिंग रखा है, ठीक है। ये इन दोनों की सेंटर को हमने सेंटर से मिला दिया O, दिस इज O डैश, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ठीक है। यहां पे देखो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और ये करंट I, ठीक है। अब यहां पे देखो इसमें ये कोई पॉइंट है P और P से ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 सेंटीमीटर। इस रिंग के सेंटर का ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखो दिस इज इसकी रेडियस, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो करे, इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो करे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0। इस लूप में कितना और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाए, ठीक है। इसमें I1 मान लेते हैं, हमारे पास 1 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये लूप जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक लूप है और इस लूप के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 मान लिया, इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे B1, तो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस तरह से उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ा मैंने, ये कॉइल ऐसे इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, B1 जो आएगा ये आएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। तो B2 जो होना चाहिए यहाँ पे, B2 की वैल्यू जो होनी चाहिए इस B1 के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आए तो करंट कैसे फ्लो करे, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। जब करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा, जब B1 is equal to B2 for magnetic field at P is 0 then B1 is equal to B2 और डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो करंट तो इसमें कैसे हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो हमें पता लग गया। इसमें कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था तो इसमें क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आया था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम यहां से निकाल सकते हैं B1, दिस इज ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा म्यू नॉट, इसमें करंट कितना I1 मल्टीप्लाई भी, फॉर्मूला हमने लिखा था दिस इज R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ये डिस्टेंस हमने ये रेडियस R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक x1 मान लिया, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 मान लिया, और एक इसके बराबर इसमें, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट, ये करंट हमने मान लिया I2, दिस इज R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R1 स्क्वायर, तो यहाँ कितना लेंगे, इसकी रेडियस कितनी R2 स्क्वायर,
प्लस ये डिस्टेंस कितना x2 स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ठीक है, अब देखो r1 कितना है, r1 इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज r1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 0.03 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। r2 कितना हमारे पास, r2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 0.04 मीटर। ठीक है, x1 कितना, x1 हमारे पास, x1 ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 0.04 मीटर। और x2 हमारे पास कितना, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, देखो क्वेश्चन में गिवन ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 0.0 मीटर। सारी वैल्यूज रखो, I1 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, सारी वैल्यूज रखो। यहां से मैं कुछ काट देता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, V1 इज इक्वल टू I1 1 एम्पियर। ठीक है, R1 स्क्वायर करेंगे, R1 0.03 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 0.03 इसका होल स्क्वायर प्लस 0.04 इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू I2 0.04 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 0.04 इसका होल स्क्वायर प्लस 0.03 इसका होल स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी 3/2। तो देखो इन दोनों का सम बराबर आएगा, पावर 3/2 है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ V1 कितना बच गया, सॉरी V1 नहीं, तो इक्वल थे। यहां से देखो हमें किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू, ये हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16, सॉरी इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और पावर का स्क्वायर करेंगे 10 टू पावर माइनस 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, I2 कितना आ जाएगा 9/60 एम्पियर। इसको 0.04 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और 0.03 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, इस तरह से। ठीक है, तो दो कॉइल थे हमारे पास, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और उसकी रेडियस गिवन थी, दूसरी में करंट का हमें पता नहीं था, फाइंड आउट करना था, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। हमें ये बता रखा था कि एक पॉइंट पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो उसकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। I2 में करंट की वैल्यू निकाल ली और I2 में करंट की वैल्यू हमारे पास आई 9/16 एम्पियर। अब देखो इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले वाइज अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही इजीली तुम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे इसी से बेस्ड। ये हमारे पास दो कॉइल है, प्रॉब्लम नंबर 3 पे हम चलते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट O है, या एक नीचे सेम डिस्टेंस पे एक दूसरी कॉइल है, ये इसका सेंटर है, और ये पॉइंट O इससे भी कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है इस दोनों कॉइल में करंट, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से। तो इसमें देखे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें हम देखे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और इसमें कैसे, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें बताना यहाँ P O पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे सोल्व कर सकते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल का जो सेंटर है
उसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r है। ठीक है, अब इस कॉइल के कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस कॉइल के कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगे उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कॉइल के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो कॉइल हमारे पास, ये कॉइल, तो देखो ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से। ठीक है, और इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट इस तरह से आ रहा है इधर से और इधर से ऐसे जा रहा है। दिख रहा है सभी को, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में ये इस तरह से है और ये कॉइल ऐसे रखी हुई है। ठीक है, यहां से ये पॉइंट x डिस्टेंस पे, यहां से ये पॉइंट o x डिस्टेंस पे, तो यहां से देखो ये कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, पहले तो डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो देखो इस कॉइल को हम किस तरह से पकड़ेंगे कि उंगलियां हमारी इस तरह से हैं। तो देखो ये मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, ये उंगलियां करंट की डायरेक्शन में, करंट नीचे की तरफ है, दिख रहा है सभी को, करंट नीचे की तरफ है, तो उंगलियां हमारी इसी करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा देखो इधर बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। इसमें देखो, इसमें करंट कैसे है, इसमें देख लो, इसमें करंट कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो ये देखो करंट इसमें इस तरह से है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, उंगलियां जो है मेरी करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा देखो किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अंगूठा ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ। दिस इज B2। ठीक है, अब दो वेक्टर आ गए, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। cos 90 जीरो आ जाएगा तो B कितना आ जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और इसमें ये हम पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अलोंग द डायगोनल आएगा हमारा। तो B1 कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट लूप, कितना आएगा इस लूप के कारण, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना, अभी फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू नॉट आई, करंट दोनों में सेम, इसमें भी आई और इसमें भी आई, म्यू नॉट आई, दिस इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, और B2 भी कितना आएगा मैग्नीट्यूड में, B2 सेम मैग्नीट्यूड में इतना आएगा, तो करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, 2R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 3/2। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें, टोटल भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसको B1 लिख दे तो कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B इज इक्वल टू 2 अंडर रूट B1 स्क्वायर और B इज इक्वल टू अंडर रूट 2 को बाहर ले लो और ये क्या हो गया, B1 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रख लो यहाँ पे B इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट I R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी द आंसर। एक बार फिर से हम देखते हैं कि दो कॉइल थे हमारे पास और एक कॉमन पॉइंट हमने ले रखा था O, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। एक कॉइल में करंट क्लॉकवाइज था, दूसरी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज था और P पॉइंट के ऊपर O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड